The power of accommodation of any human eye is its ability to focus a nearby object also, as well as a distant object also. यानी आंख के पास भी जो ऑब्जेक्ट रखा है उसको भी आंख को आसानी से फोकस करना है, और साथ ही साथ अगर कोई एक बहुत दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो आंख को उसको भी आसानी से फोकस करना है। यानी उसके लिए आप आंख के लेंस को नहीं चेंज करते हैं, रादर उसके कुछ सिलियरी मसल्स की मदद से उसको आप चौड़ा, कम चौड़ा या ज्यादा चौड़ा कर लेते हैं। ये जो नेचुरल एबिलिटी है ह्यूमन आई की टू चेंज or to adjust the focal length so as to form a clear image of any object. What type of object? Of an object which is placed at a nearby distance as well as a far off distance. So this particular ability of the human eye is called as power of accommodation. But there is a caveat, there is a problem, there is a small problem associated with that. And what is the problem? No matter what you do, any human eye cannot focus the, or cannot able to form a very clear image of the object when it is placed nearer to 25 सेंटीमीटर। तो कहां से तुम्हें एक क्लियर इमेज बननी चालू होती है, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चों, और वो स्टार्टिंग पॉइंट कितना है? वो स्टार्टिंग पॉइंट है बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर के बियॉन्ड ह्यूमन आई क्या करती है? एक नेचुरल तरीके से एक क्लियर इमेज रेटिना पे बना लेगी, लेकिन 25 सेंटीमीटर से लेंस तक की दूरी में इमेज जो है वो क्लियरली फॉर्म नहीं होती है। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए जहां से इमेज का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, इस मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इस मिनिमम डिस्टेंस को कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और सिंबॉलिकली उसको मैं क्या कहूंगा? कैपिटल डी। This minimum distance is called as least distance of distinct vision. तो बच्चों दो बातें इस पर्टिकुलर चीज में आपको समझनी है पहले, इससे पहले कि हम लोग बिगिन करें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहला टर्म जो आपको समझना है वो पावर ऑफ अकोमोडेशन समझना है। द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ सो एज टू फोकस अ नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑल्सो एज वेल एज a distant object also. That is what is known as power of accommodation. Now this power of accommodation comes with a limitation. And what is that limitation? No matter what you do, the human eye will not be able to focus any object clearly if it is placed बिलो अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर से अगर कम डिस्टेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट आप रख दोगे तो ह्यूमन आई उसको क्लियरली फोकस नहीं कर पाता है। तो कहां से उस ह्यूमन आई की फोकसिंग स्टार्ट हो रही है? 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। तो जो सबसे कम दूरी है जहां से आंख फोकसिंग चालू करती है बच्चों, वो 25 सेंटीमीटर की है। और 25 सेंटीमीटर से लेकर इंफिनिटी तक की हर एक चीज को ह्यूमन आई आसानी से रेटिना पे फोकस करके एक शार्प इमेज बना सकती है, हाँ, अगर ह्यूमन आई परफेक्ट है तो। So this is what was the first term that you need to understand. Now, the second term that you need to understand happens to be the visual angle. What is a visual angle? ये दूसरा टर्म है जो तुम्हें समझना है। विजुअल एंगल वो एंगल है जो कोई भी ऑब्जेक्ट आंख के ऊपर सबस्टेंड करता है। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, तो ये ए बी ऑब्जेक्ट आई के ऊपर कितना विजुअल एंगल, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है बच्चों, इस एंगल को हम लोग विजुअल एंगल कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है, जैसा कि तुम यहां पे देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, अगर एक और कोई ऑब्जेक्ट में लगा देता हूं पी क्यू, तो यहां पर देख रहे हो पी क्यू एक लार्ज ऑब्जेक्ट है इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट ए बी, ये पी क्यू ऑब्जेक्ट। तो पी क्यू ऑब्जेक्ट क्या करेगा? वो लार्जर विजुअल एंगल सबटेंड करेगा, ये बीटा। तो बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा।
तो larger object or larger image will subtend larger visual angle, whereas smaller object will subtend a smaller visual angle. Now, how much visual angle is subtended at our eye, that will decide the size of the object as perceived by our brain. मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना बड़ा या कितना छोटा विजुअल एंगल सबटेंड करेगा, उसके बेसिस पे मेरा दिमाग क्या करता है, वो दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है, ये ऑब्जेक्ट छोटा, ये ऑब्जेक्ट बड़ा. Have you ever imagined or have you ever thought कि a plane flying high up in the sky appears to you as a smaller object, but the very same plane when landed onto the ground, when it lands onto the ground, if you go and observe that very plane, you will find that it's a huge plane. Hi Anna bhai. Hello everyone. Yes, sir. Are you getting it out? कि जब तुम लोग किसी भी हवाई जहाज को ऊपर आसमान में उड़ते हुए देखते हो, तो वही हवाई जहाज ऊपर आसमान में कैसा दिख रहा है भाई? छोटा सा दिख रहा है. जमीन पे मैं खड़ा होकर देख रहा हूं इस जगह पे, तो क्यों ऐसा हो रहा है कि ये छोटा सा दिख रहा है? क्योंकि इसने जो विजुअल एंगल सबटेंड किया बच्चों, ये विजुअल एंगल इनफैक्ट क्या है, वो छोटा है. अल्फा इज स्मॉल. जब वही ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे लैंड कर गया, ये प्लेन अगर ग्राउंड पे आ गया और ऐसे बड़ा सा प्लेन दिखाई दे रहा है तुम्हें, तो ये प्लेन बड़ा सा क्यों दिखाई देने लगा? उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? उसके पीछे का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इस प्लेन का, अब जो ये प्लेन विजुअल एंगल सबटेंड कर रहा है ह्यूमन आई पे, वो एंगल बड़ा हो गया, काफी लार्ज हो गया. तो बेसिकली हमारा ब्रेन जो है वो कैसे किसी भी चीज का साइज डिसाइड कर रहा है? बाय लुकिंग एट द visual angle. So larger the size, larger the visual angle. Smaller the size, smaller will be the visual angle. Now, the moment our physicists thought, so the moment our physicists thought about this concept of visual angle, they settled down with a opportunity that somehow if we can manage to change the visual angle of any image subtending the visual angle at the human eye, if I can increase this visual angle, what will eventually happen? I will find that the size of the very object goes on increasing. Now this is what is the basic principle of any optical instrument. What does any optical instrument, let's say compound microscope, does, or simple microscope does? They basically subtend a larger visual angle on our eye. So what you are doing, you are using a proper lens system, and with the help of this particular lens system, you are subtending a larger visual angle of any object at the eye, and then you will find that the apparent size of the object increases. अब बच्चों इसमें कुछ टर्म बड़े इंपॉर्टेंट, अगर कोई आपसे पूछ ले किसी भी पेपर में, बोर्ड के एग्जामिनेशन में, कि व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सो ऑपरेटिंग, दिस इज द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, that with the help of a proper lens system, what you are going to do, you are going to ensure that object subtend a larger visual angle. So object is going to subtend a larger visual angle. So with the help of that larger visual angle, what I'm going to observe, I will be observing that the apparent, अब ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, the apparent size of the object increases. ऑब्जेक्ट का साइज नहीं बढ़ता है, जो हमें एहसास हो रहा है वो साइज बढ़ जाता है. अरे भाई जब हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा था तो भी जो उसका साइज था वो तो उतना ही था ना, उसका साइज थोड़ी नहीं बदला. जब ऊपर उड़ रहा है तो कुछ और साइज, जब नीचे आ गया तो कुछ और, तो साइज वही रहा, लेकिन जो साइज मुझे आभास हो रहा था जब हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा था और जब वो लैंड कर गया, उनके साइज में डिफरेंस आया. दिस इज व्हाट any optical instrument is going to do. You are going to have a larger visual angle subtended by that very object, so the apparent size of the object increases for all of you.
Is that clear to all of you? Have you all understood this concept? So I believe these two terms are very clear. One was the power of accommodation, another one was visual angle. Any confusion to anyone? Please ask me. बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन किसी को? हाँ या ना बच्चों? No, sir. Now, another term that needs to be understood is angular magnification या फिर magnifying power. Now, understand there are now two magnification for you. One is called as linear magnification denoted by small m, जो lenses में आपने पढ़ा था. और बच्चों अब एक नया टर्म आपके सामने आ रहा है जिसका नाम क्या है? एंगुलर मैग्निफिकेशन. ये एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है? ये रेशियो है visual angle of the image to the visual angle subtended by the actual object. Exactly, it is defined as the visual angle. It's defined as the ratio of the visual angle subtended by the final image. Why I am using final image? Because if you are using more than one lens system, एक से ज्यादा अगर लेंसेज हैं, दो तीन लेंसेज हैं, अगर दो लेंसेज हैं, तो उस सिचुएशन में तुम्हारे पास जो भी फाइनल इमेज होगी कि बीच में इंटरमीडिएटरी इमेजेस भी बनेंगी, तो जो भी आपकी फाइनल इमेज है तो उस फाइनल इमेज ने क्या एंगल आपके ऊपर सबटेंड किया है. तो visual angle subtended by the final image to the visual angle subtended by the object. Now there is a caveat, there is a condition. Now what is that condition? Visual angle subtended by the object, but with a condition that this object must be viewed distinctly by an unaided eye. क्या caveat है, क्या condition लगा दी definition देने वालों ने कि भाई ऑब्जेक्ट को आपको कैसे व्यू करना है? ऑब्जेक्ट को आपने व्यू करना है विद द हेल्प ऑफ अनएडेड आई. अनएडेड आई का मतलब क्या गया? विदाउट द यूज ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. तो ऐसी सिचुएशन में जो विजुअल एंगल ऑब्जेक्ट ने सबटेंड किया है वो विजुअल एंगल ले लो, और जो फाइनल इमेज का विजुअल एंगल है उसको ले लो और उन दोनों का रेशियो निकालो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? एंगुलर मैग्निफिकेशन या फिर मैग्नीफाइंग पावर. तो बच्चों मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? इट्स द रेशियो. किसका रेशियो है? बीटा अपॉन अल्फा. तो यहां पर बीटा क्या है? बीटा हो गया विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज टू द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय whom? By the object when viewed distinctly with the help of unaided eye. अब डिस्टिंक्टली व्यू करने के लिए ऑब्जेक्ट को कम से कम कहां रखना पड़ेगा बच्चों? अरे कम से कम कितनी दूरी पर रखते थे कि ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली व्यू कर सको? बोलो जरा. 25 centimeters. That is 25 centimeter. That is called as least distance of distinct vision denoted by symbol capital D. So capital M is equals to beta upon alpha, which in turn approximately going to be equal to tan beta upon tan alpha. क्योंकि एंगल्स जब भी छोटे होंगे तो हम लोग रे ऑप्टिक्स में एक अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं कि एंगल को साइन थीटा को थीटा से या टैन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर दे. तो यहाँ पे बीटा को किससे रिप्लेस कर रहा है? टैन बीटा से. और अल्फा को किससे रिप्लेस कर रहा है? टैन अल्फा से. तो मैग्नीफाइंग पावर का क्या रेशियो बन के आ गया? इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Now let's start with the very first instrument, which happens to be simple microscope. So what is a simple microscope? Simple microscope happens to be a convex lens of large focal length and large aperture. तो बच्चों ध्यान देना, जब तुम सिंपल माइक्रोस्कोप ले रहे हो तो उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? कि उसका फोकल लेंथ लार्ज हो. और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? कि उसका अपर्चर यानी साइज बड़ा हो. अपर्चर क्यों बढ़ा लेते? ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट उसके अंदर से वो फोकस कर सके, ताकि आप एक ब्राइटर एंड शार्पर इमेज बना लें. अब फोकल लेंथ लार्ज क्यों लेते हैं भाई? फोकल लेंथ लार्ज इसलिए लिया जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कन्वीनियंटली ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस और उसके फोकस के बीच में लाई करें.
क्या मैंने बोला? लार्ज फोकल लेंथ लेने का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कन्वीनियंटली कहां पे लाई करेगा? फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई करेगा। ऐसा करवाना क्यों जरूरी है? समझते हैं इस बात को? ऐसा क्यों करवाते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही लाई करे? तो अगर तुम जरा सा जाओ पीछे और कॉन्वेक्स लेंसेज के रे डायग्राम को पढ़ो और देखो, तो तुम एक सिचुएशन पाओगे जब ऑब्जेक्ट फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ एनी कॉन्वेक्स लेंस रखा होता था, तो उसकी जो इमेज बनती थी बच्चों, वो हाईली मैग्निफाइड इमेज फॉर्म होती थी। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? जब हम लोग लेंसेज यस सर। तो हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट लेंस के प्लेसेस पे ऑब्जेक्ट रख रख के उनके करस्पॉन्डिंग इमेजेस को ऑब्टेन किया था ना। और उसमें तुम अगर देखोगे जाके कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट कहां रख दिया जाता था, ऑब्जेक्ट उसके फोकस या ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता था, देन यू वर ऑब्टेनिंग अ हाईली मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज। क्यों? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस अगेन विद द रे डायग्राम. Now, the very first ray that travels from the object, we consider it to be always the one which travels parallel to the principal axis. तो बच्चों यहाँ पर पहली रे हमने चला दी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब ये रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से जाएगी? इट विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस ऑफ द लेंस। और जो दूसरी रे बच्चों हम लोग लेते हैं, वो दूसरी रे कौन सी होती है? वो रे होती है जो उसके ऑप्टिकल सेंटर से जा रही होती है। तो ये उसके ऑप्टिकल सेंटर से चलने वाली दूसरी रे होगी। अब ये दोनों रेस जो हैं, ये देखो, तुम देखोगे कि दोनों की दोनों रेस कैसी हैं? डाइवर्जेंट रेस है। डाइवर्जेंट यानी कि फैल रही है। तो डाइवर्जेंट रेस तो मीट नहीं करेंगी ना इस साइड। डाइवर्जेंट रेस तो इधर आके मीट नहीं करेंगे। मुझे करना क्या पड़ेगा? इन दोनों रेस को पीछे की तरफ प्रोड्यूस बैक करूंगा, तो कहीं जाकर एक इमेज फॉर्मेशन होगी। तो जब मैंने इन दोनों रेस को पीछे की तरफ प्रोड्यूस बैक किया, तो एक इमेज बन गई। और ये इमेज क्या? A1 B1। बच्चों तुम देखोगे ये इमेज कैसी है? वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल क्यों? क्योंकि इसका ये इमेज रेज के एक्चुअली मीट करने से नहीं बनी है। तुमने इसको पर्पसली पीछे की तरफ प्रोड्यूस बैक किया, तब वो जाके इमेज तैयार हुई। तो ऐसी इमेज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ऐसी इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। और रे डायग्राम बनाते टाइम बच्चों दो चीजों को ध्यान रखना। एक, ये एरो जरूर मार्क करना भाई। अगर ये एरो मिसिंग है, अगर ये एरोज मिसिंग है बच्चों, तो मार्क्स भूल जाइएगा रे डायग्राम के। दूसरा, अगर इमेज वर्चुअल है तो ये डॉटेड बननी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो आप इमेज बना रहे हैं वो डॉटेड हो। वर्चुअल इमेज, रियल इमेज सॉलिड लाइन से बनाते हैं, वर्चुअल इमेजेस को डॉटेड लाइन से बनाते हैं। तो दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि वेयर आर द areas where you are going to lose the marks. These are the areas where generally a student loses the marks. Okay, so I believe the ray diagram is clear to all of you. And I believe also that you must have understood why in case of simple microscope you take a lens of large focal length, ताकि जो भी ऑब्जेक्ट जिसको आप देखना चाह रहे हो वो हाईली मैग्निफाइड होके दिखे। और हाईली मैग्निफाइड होगा कब? जब उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई करेगा। और इसलिए जितना बड़ा उसका फोकल लेंथ होगा, उतनी आसानी से ऑब्जेक्ट को आप लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख पाएंगे। Is this clear to all of you? Say yes or no. So I believe the ray diagram part is clear. Let's move on to find out the expression for angular magnification. So what is our next motto in this particular thing is to find the expression for angular magnification. So let's begin with finding out the expression for angular magnification. Now what is angular magnification, capital M? कोई बता पाएगा? अभी बताया है एंगुलर मैग्निफिकेशन के बारे में। क्या था एंगुलर मैग्निफिकेशन? बीटा अपॉन अल्फा। वेरी करेक्ट, इट इज द रेशियो ऑफ बीटा अपॉन अल्फा। बट व्हाट इज बीटा भैया? It happens to be the visual angle subtended by the final image. Perfect. And what is alpha? Visual angle subtended by the object. By the object कह के नहीं, यही गलती। By unaided eye. हाँ, by when viewed by an unaided eye.
visual angle subtended by the object with a condition कि it must be viewed by an unaided eye। तो पहली बात बच्चों, इस बात का स्पेशल ध्यान रखना कि अल्फा इस डायग्राम में मार्क ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इस कंडीशन में आपकी आई एडेड है किससे? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो किताबों में कई बार और बच्चे रे डायग्राम बनाते टाइम कई बार अल्फा इसी डायग्राम में मार्क कर देते हैं, जो कि गलत होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अल्फा इस डायग्राम में कहीं पर भी मार्क नहीं किया जा सकता। तो देखेंगे अल्फा कैसे मार्क करते हैं थोड़ी देर के बाद, बट प्रेजेंटली लेट्स ट्राई टू मार्क बीटा। तो व्हाट वाज बीटा? बीटा हैपेंस टू बी द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो सॉरी, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज। तो ये देख रहे हैं बच्चों, A1 B1 ये फाइनल इमेज है। तो इस इमेज ने कितना एंगल सबटेंड किया है? तो ये टॉप से और ये बॉटम से उसका जो भी एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग विजुअल एंगल कहेंगे, और ये विजुअल एंगल किस सिंबल से लिखा जाएगा? बीटा से। तो यही टॉप एंड बॉटम मिला के एंगल सबटेंड किया, तो इसको मैं कह दे रहा हूं बीटा। तो क्या मैं इस डायग्राम में tan बीटा फाइंड कर सकता हूं, हाँ या ना? बच्चों tan बीटा निकाला जा सकता है? यस सर। तो tan बीटा कैसे निकलेगा? tan बीटा क्या होता है बताओ जरा? tan एंगल का क्या वैल्यू होती है, कोई बता पाएगा? वेरी करेक्ट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या है इस ट्राइंगल का? ये जो ट्राइंगल मैंने शेड किया, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? परपेंडिकुलर क्या होगा? यही तो होगा। A1 B1। और बेस क्या हो जाएगा बच्चों? बेस हो जाएगा CB1। भाई यहां से यहां तक की दूरी। अब ये इमेज है, तो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की दूरी को किससे डिनोट करते थे? V से। इमेज डिस्टेंस तो V से डिनोट किया जाता था ना। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? V हो गया। तो ये तो आ गया A1 B1 अपॉन V। तो बच्चों tan बीटा निकालना समझ में आ गया तुम्हें? How to find tan alpha? Now let's go back and look into the definition for tan alpha. Tan alpha क्या था? It is the visual angle subtended by the object. लेकिन कंडीशन है कैसे? कि it must be viewed distinctly by an unaided eye. तो बच्चों मैं कर क्या रहा हूं? मैं ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली व्यू करने के लिए कम से कम कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को? तो तुम्हें याद होगा कि ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली व्यू करने के लिए कितने डिस्टेंस में रखा जाता था? मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए था? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। और उसको कैपिटल डी से डिनोट करते थे। तो ये हो गया आपका कैपिटल डी। तो अब जो एंगल सबटेंड हुआ, यही एंगल कहलाएगा अल्फा। दैट इज द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन viewed distinctly by an unaided eye। इसमें आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट की मदद नहीं ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली व्यू कर रहे हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और डिस्टिंक्टली व्यू करने के लिए आपने ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा? D डिस्टेंस पे रखा। तो अब जो एंगल मिलेगा, ये एंगल कहलाएगा अल्फा। और इस ट्राइंगल से tan अल्फा की वैल्यू निकाली जा सकती है क्या? क्या हम tan अल्फा निकाल सकते हैं, हाँ या ना भाई? यस सर। Yes, AB sir. by D। AB बाई डी। पहले हम लोगों ने tan बीटा निकाला था, जा चेक करो tan बीटा की पिछली वाली उसमें स्लाइड में वैल्यू थी। tan बीटा अगर तुम देखोगे तो क्या आया था? tan बीटा निकल के आया था A1 B1 अपॉन V, आया था ना। और tan अल्फा Yes, की वैल्यू क्या आई थी? AB बाई डी। ये इक्वेशन नंबर 1 था, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन, सॉरी, एंगुलर मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइंड है? Angular magnification was defined as the ratio of beta upon alpha, which in turn was approximately equal to tan beta upon tan alpha. So what is the value of tan alpha and tan beta? I've got over there. So tan beta is A1 B1 upon V, whereas tan alpha happens to be AB upon D. Now on rearranging these terms, capital M can be then be written as
A1 B1 अपॉन AB इनटू, अब बच्चों देखो ये D ऊपर चला जाएगा और V नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा D बाई V। क्लियर है बात? से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जरा सा ये देखो कि इसमें A1 B1 के और अपॉन AB ये क्या होता है? कुछ आइडिया है? व्हाट इज दिस A1 B1 अपॉन AB? व्हाट इज A1 B1? व्हाट इज दिस A1 B1? A1 B1 is nothing but the size of the image. Hi Anna. Yes, sir. And what is AB? This is the size of the object. Linear magnification. Yes, very good. So A1 B1 upon AB is nothing but it is the linear magnification. So this is nothing but linear magnification. And do you know what is the linear magnification formula? This ratio is linear magnification. What is linear magnification? It is equal to V by U, isn't it? Yes or no? Yes. Yes, sir. तो बच्चों हमारा ये जो फॉर्मूला था, अगर तुम देखोगे तो ये फॉर्मूला कुछ बड़ा सिंपल सा बन के आ गया. दिस कम्स आउट टू बी capital M being equal to small m. What is small m? Small m stands for linear magnification. Into D by V. And what is what was the expression for linear magnification जो अभी हम लोगों ने पीछे क्लासेस में पढ़ा था लेंसेज में, तो वो था V by U. So substituting that value of linear magnification, I will get capital M as V by U. और प्लस साइन लगाऊं या माइनस साइन लगाऊं इस केस में, बताओ जरा, क्योंकि लीनियर मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज रिटन विद अ साइन. कोई बताएगा लीनियर मैग्निफिकेशन में कौन सा साइन और कब लगता था, प्लस या माइनस का कौन सा साइन लगाऊं? अभ्युदय, एनी आइडिया? बच्चों जब भी इमेज इरेक्ट रहती है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, so we always put it with a plus sign. So here I will put with a plus sign because the image is erect with respect to the object. So that is the reason why I put with a plus sign. So remember, whenever you are writing down magnification, it should always be written with a sign. It must carry the proper sign. So plus sign because the image is erect with respect to the object. So plus V by U into D by V, this V and this V cancels out. So you get the expression for angular magnification as D by U plus D by U. The plus sign comes from the linear magnification. Now this is the general expression for linear magnification, for angular magnification, yeah, magnifying part. I hope this much is clear to all of you. Yes. Yes, sir. So general expression for tan beta we have obtained. What was the general expression for general expression for angular magnification we have obtained? So general expression for angular magnification, that is capital M B equal to beta upon alpha, which in turn is equals to tan beta upon tan alpha, is obtained as D by U with a plus sign, D by U. And that is what was our agenda, to derive the expression for angular magnification. Now there are two specific conditions बच्चों. पहली स्पेसिफिक कंडीशन जो होती है, स्पेसिफिक कंडीशंस क्या है? What are those specific conditions on which we are going to work?
The very first specific condition is called as condition of relaxed eye. अब बच्चों रिलैक्स्ड आई कंडीशन किसे कहते हैं? रिलैक्स्ड आई कंडीशन कहते हैं व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो जब कभी किसी न्यूमेरिकल में आपको ये कहा जा रहा है कि भाई सिंपल माइक्रोस्कोप को आप यूज कर रहे हैं रिलैक्स्ड आई कंडीशन में, तो आपको समझ जाना है कि रिलैक्स्ड आई कहते ही इसका मायने क्या है कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड at infinity. ये relaxed eye condition, that the final image must be formed at infinity. So if v is equals to infinity, यानी फाइनल इमेज इंफिनिटी पे, तो v इंफिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट कहां होगा? तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट मस्ट बी केप्ट एट द फोकस ऑफ द लेंस। भाई अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे जा रही है तो ये कब जा सकती है फाइनल इमेज इंफिनिटी पे? जब आपने ऑब्जेक्ट को लेंस के फोकस के ऊपर रखा है, देन u मस्ट बी इक्वल टू f। क्लियर हो गई बात बच्चों? कैपिटल M क्या था? d बाई यू था। अब बच्चों d बाई यू की वैल्यू कितनी हो गई इस कंडीशन में? तो इस कंडीशन में u की वैल्यू हो गई f, तो m विल बी इक्वल्स टू d बाई f। तो ये m की एक स्पेसिफिक वैल्यू है। किस कंडीशन में m की ये वैल्यू निकाली, एंगुलर मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकाली? जब इमेज हैज बीन फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो उस केस में एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर इज written as या is found as with the help of d by f. So this is one specific condition in which the final image is formed at infinity. Now जो हमारे पास दूसरी कंडीशन है, सेकेंड स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो क्या है? कंडीशन फॉर नॉर्मल विजन उसे कहते हैं बच्चों, कंडीशन फॉर नॉर्मल विजन। अब ये नॉर्मल विजन क्या कंडीशन आती है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। नॉर्मल विजन कंडीशन होती है when the final image is formed at least distance of distinct vision. When the final image is formed at least distance or distinct vision, that is v इस सिचुएशन में किसके बराबर हो जाएगा? v is going to be equal to d। अगर v d है तो u क्या होगा? अब मुझे ये निकालना है भाई, क्योंकि हमारे पास जो एंगुलर मैग्निफिकेशन का जनरल एक्सप्रेशन उसमें तो d बाई यू, d तो कांस्टेंट है, u की वैल्यू पता होगी, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं। तो अब u क्या हो जब v की वैल्यू d हो? तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू यूज गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन। याद है किसी को गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन? लेंसेज में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन? 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f। यही तो गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन था। और मैंने आपको बताया था कि जब भी इस इक्वेशन को लिखो हैबिट बना लो एस्ट्रिक लगाने का। ये एस्ट्रिक क्या करता है, इस बात के लिए हम लोग लगाते हैं तुम्हें रिमाइंड कराता रहे कि जब कभी भी मुझे ये एक्सप्रेशन यूज करना है तो इस एक्सप्रेशन को मुझे कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन के साथ यूज करना है बच्चों। तो ये काम है इस एस्ट्रिक का। चलिए अब देखिए इसमें v क्या है? v d के बराबर है। तो अगर v d के बराबर है तो लेट्स गो बैक टू दैट स्लाइड, अर्लियर स्लाइड, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइन कन्वेंशन। तो अगर बच्चों ये था v ना, तो इस सिचुएशन में नॉर्मल विजन कंडीशन में v किसके बराबर था? d के बराबर था। और देखो जो इमेज बन रहा है वो लेफ्ट साइड ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम के लेफ्ट साइड में बना है ना। तो लेफ्ट साइड में आप क्या साइन कन्वेंशन यूज करते थे? माइनस का। राइट साइड में जब राइट साइड कुछ चीजें होती थी तो उसको प्लस साइन के साथ यूज करते हैं। लेफ्ट साइड में जब भी कुछ इमेज फॉर्मेशन या ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो आप उस पर माइनस साइन लगाते हैं।
तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहां पर v की वैल्यू -d से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो v विल बी इक्वल टू -d। तो इस एक्सप्रेशन में v की वैल्यू क्या बन जाएगी साइन कन्वेंशन में यूज करते टाइम, -d। और u बच्चों कैसा है, u भी तो आपका -u है जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है, और f पॉजिटिव है। क्यों f पॉजिटिव है, क्योंकि आपका क्या हुआ मैम? जो आपका जो लेंस है उस लेंस की फोकल लेंथ, कर दिए। तो लेंस की फोकल लेंथ कैसी है बच्चों, वो भी पॉजिटिव है क्योंकि वो लेंस खुद कॉन्वेक्स लेंस है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं सारे फैक्ट्स को यहाँ पर और देखते हैं कि हमारे पास 1/u की वैल्यू क्या आती है। तो 1/v में v की जगह आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया -d, माइनस u के लिए सब्स्टिट्यूट कर दिया -u इज इक्वल्स टू 1/f, और -1/d माइनस माइनस प्लस 1/u is equals to 1/f, and from here I will get 1/u being equal to 1/f plus 1/d। ठीक बात है बच्चों, तो ये 1/u की वैल्यू आ गई। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन में क्या था, इट वाज इक्वल्स टू d अपॉन u, which is nothing but d times of 1/u, which is nothing but d, और 1/u की वैल्यू कितनी है बच्चों, that is 1/f plus 1/d। So capital M comes out to be d by f plus 1. Now this is the capital M at the condition of normal vision. So what is the normal vision condition? The object must be placed at, the image must be formed at least distance of distinct vision। तो बच्चों ये आपके पास कैपिटल M यानी एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर की स्पेसिफिक वैल्यू है व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो दो m की वैल्यूज हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एक m की वैल्यू है एट व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, एंड एक m की वैल्यू आई है या हम लोगों ने डिराइव करी व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये दोनों एक तरह से बाउंड्री कंडीशंस है। क्यों, क्योंकि या तो इमेज इन दोनों की कंडीशंस के कहीं बीच में होगी, तभी आपको एक क्लियर ब्राइट शार्प इमेज दिखेगी। कहां से स्टार्ट होती है ह्यूमन आई की एबिलिटी, कहां से इमेज को फोकस करने की है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से लेके इंफिनिटी तक। तो इसलिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नॉर्मल विजन कहलाता है और इंफिनिटी रिलैक्स्ड आई की सिचुएशन या कंडीशन कहलाती है। तो ये दोनों ही रेंज के बीच में कोई भी सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर होगा जो आपके काम के मतलब का होगा। आई बिलीव दिस would help you to understand all about simple microscope. Any confusion to anyone, please let me know. So I believe this is okay with everyone, so I'm going to end it over here. Thank you very much. Thank you so